हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉटल नेक इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। देखिए, हम इन्फ्लेशन पढ़ रहे थे, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन हमने एक वीडियो में कवर किया। उसके बाद हमने जाना फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशन, जिसमें क्या आता है डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, उसे हमने सेकेंड वीडियो में कवर किया। थर्ड वीडियो में हमने जाना टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें लो इन्फ्लेशन आता है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन आता है और हाइपर इन्फ्लेशन आता है। सो ये हमारी फोर्थ वीडियो है। देखिए, ये टॉपिक जो है मैंने इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह सर की बुक से उठाया है। वहाँ पे आते हैं अदर वेरिएंट्स ऑफ इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन के कुछ और टाइप्स, बट मेन जो है वो लो, गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन ही होते हैं। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है इसके बारे में जानना, और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है इसके बारे में जानना। तो जैसे कि अपनी हर एक वीडियो की स्टार्टिंग में मैं कहती हूँ कि फटाफट से पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बिलीव मी, नोट्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होते हैं जब भी आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है। जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही ईजी ये समझने में है। ठीक है, सो दिस इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस व्हेन सप्लाई फॉल्स ड्रास्टिकली एंड डिमांड रिमेन्स एट द सेम लेवल। मतलब ये महंगाई तब आती है जब सप्लाई बिल्कुल एकदम से कम हो गई। अब कोई चीज़ आनी बंद हो गई, एक तरह से बहुत कम हो गई उसकी सप्लाई, बट डिमांड उतनी ही है लेकिन सप्लाई कम हो गई। अब ऐसी सिचुएशन कब अराइज करती है? सच सिचुएशंस अराइज ड्यू टू सप्लाई साइड एक्सीडेंट्स। अब सप्लाई साइड पे कुछ घपला हो गया है, इसलिए इस तरह के केसेस होंगे कि सप्लाई जो है वो कम हो गई। अदरवाइज कौन सा मैन्युफैक्चरर ये चाहेगा कि सप्लाई कम कर दो, है ना? हर एक चाहते सप्लाई को बढ़ाएं ताकि हमें फ़ायदा हो। लेकिन सप्लाई साइड से ये सिचुएशन कब अराइज होती है? कोई हज़ार्ड हो गया है, कोई मिसमैनेजमेंट हो गई है, ठीक है, कोई नेचुरल हज़ार्ड हो गया, कुछ भी, कोई भी ब्लास्ट हो गया है, कुछ भी हो गया है, मशीनरी ख़राब हो गई है, मैनेजमेंट ख़राब हो गई है, लोगों ने दंगे कर दिए हैं, विद्रोह कर दिया है, जो भी है। तो इन सब रीज़न के केस में सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा। सप्लाई कम हो गई तो डिमांड लेवल जो है वो सेम रहेगा, तो उस केस में बॉटल नेक इन्फ्लेशन आ जाता है। अब इसे किसी और नाम से भी जाना जाता है। क्या है वो नाम? ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। कुड बी पुट इन द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। हमने जाना था फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशन, उसमें हमने डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश के बारे में पढ़ा था। डिमांड में हमने कहा था कि डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशनशिप है, और कॉस्ट पुश में कहा था कि फैक्टर कॉस्ट का फंडा है। तो क्या है वो, देखिए आप प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं, राइट। तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे कोर इन्फ्लेशन की तरफ, राइट। बट आगे चलने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी। अगर अब आप चाहें तो मेरे इन हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। तो जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो मैं वहाँ पर सॉल्व कर दूँगी, प्लस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको ये मिल जाएंगे। प्राइसेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। प्लस हैंड रिटन नोट्स हैं, तो जो 10 पेजेस में होता है वो आपको 2 या 3 पेजेस में मिल जाएगा। और मैंने कोशिश की है कि डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करूँ ताकि आपको वो बेनिफिशियल प्रूव हो। फिर भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, तो उससे आप थोड़ा एडजस्ट करें, करेक्ट करें नोट्स में, ठीक है। तो उस केस में अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। प्लस वन मोर थिंग, मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि मैम हमने ये सब तो ले लिया बट हमें इकोनॉमिक्स एंड वर्ड ज्योग्राफी भी चाहिए। तो देखिए, इन 2 सब्जेक्ट्स को मैं अभी कवर कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। जैसे ही ये सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे मैं यूट्यूब पे पोस्ट डाल दूँगी, आप लोगों को अपडेट कर दूँगी, और तब आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। राइट नाउ इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, मिडीवल इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, इन 4 सब्जेक्ट्स के नोट्स ही आपको मिलेंगे। फाइन, अब हम जानेंगे कोर इन्फ्लेशन के बारे में कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। So it is based on the inclusion or exclusion of the goods and services while calculating inflation. अब देखिए, बॉटल नेक इन्फ्लेशन का नाम जितना कॉम्प्लिकेटेड है वो इतना ही ईजी था। कोर इन्फ्लेशन जितना ईजी लग रहा है ये इतना ही थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सा है, कॉम्प्लिकेटेड है। क्या होता है, जब भी हम कहते हैं ना इन्फ्लेशन रेट, महंगाई इतनी बढ़ी, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं पहले, ठीक है। गवर्नमेंट लेवल पे लोग बैठे हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है, कुछ ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसे कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है, कुछ ऐसी हैं जिनको एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो जो कोर इन्फ्लेशन का फंडा है, इट इज़ पॉपुलर इन वेस्टर्न इकोनॉमीज़। जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। Now, core inflation shows price rise in all goods and services excluding energy and food articles. Core inflation क्या बताता है? जितने भी goods and services हैं किसी इकोनॉमी में, उन सबका प्राइस राइज बताता है, लेकिन उसमें एनर्जी और फूड आर्टिकल्स को इंक्लूड नहीं करता है। अब इंडिया भी सेम ही चीज़ करती है, ठीक है।
सो इंडिया भी सेम चीज़ करती है, बट इंडिया पे क्या इफेक्ट है इस चीज़ का? इंडिया फर्स्ट टाइम कैलकुलेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2001। भारत ने क्या किया, सबसे पहले कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया फाइनेंशियल ईयर 2001 में, ठीक है। एंड देन गवर्नमेंट एक्सप्रेस्ड कि सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल है, कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो अंडर कंट्रोल है। इंडिया ने भी क्या किया, जो एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स थे इनको एक्सक्लूड कर दिया, इसके अलावा जो भी बनता था इन्फ्लेशन में उस सबको कैलकुलेट किया, ठीक है। इससे क्या हुआ, अब देखिए हमने क्या जाना कि वेस्टर्न इकोनॉमीज इसको ज़्यादा फॉलो करती थी। इंडिया ने भी इसे 2001 से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया, बट जो वेस्टर्न इकोनॉमीज थी दीज आर नॉट प्रॉब्लम्स, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। जो वेस्टर्न इकोनॉमीज थी उनके लिए एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स, खाना, एनर्जी की फैसिलिटीज़, ये सब कोई इशू नहीं थी, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें थी, तो इसलिए वो कैलकुलेट नहीं करते थे। बट इन इंडिया दीज आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। लोगों को खाना ही नहीं मिलता, भुखमरी इतनी ज़्यादा है, गरीब लोग इतने ज़्यादा है, बेरोजगार इतनी ज़्यादा है, लोगों को खाना मिल जाए, एनर्जी फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो मिल जाए, उनका काम चल जाता है, ठीक है। तो इंडिया में इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा कहते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं इसको, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया का कंसेप्ट अलग है। इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और जो वेस्टर्न है वो ऑलमोस्ट डिवॉल्व्ड इकोनॉमीज है, राइट। सो हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको समझ आया या नहीं आया, और आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए। प्लस मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेज आते थे कि मैम आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाइए, सो दैट हम आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकें। सो मैंने ऐसा भी किया है, उसका भी लिंक, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अब अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। फाइन, तो राइट नाउ अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इंस्टाग्राम अकाउंट वाला जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और अभी के अभी मुझे फॉलो करें। फाइन, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है ना, जैसे फिलिप्स कर्व है, इन्फ्लेशनरी गैप है, डिफ्लेशनरी गैप है, इस तरह से जो टर्म्स होती हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।